हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और नाम आज क्या है देखिए, 11 चैप्टर। तो इसका नाम है लेखन कौशल, लघु अनुच्छेद, पत्र ऑब्लिक आवेदन का प्रारूप, भावार्थ लेखन तथा सरल वाक्य। अब देखिए यहाँ भावार्थ भी जानेंगे। तो पहला हो गया क्या चीज़, यहाँ जानेंगे अनुवाद। अनुवाद ही उसी ऑब्लिक और रूपांतरण, अनुवाद को ही रूपांतरण करना है। उसके बाद पत्र ऑब्लिक आवेदन का प्रारूप जानेंगे। तो क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो रिश्ते नाते के डोर में बंधा रहता है। दूर होने पर चिट्ठी के जरिए ही क्या करता है, चरिए हो गया यहाँ गलत है, चिट्ठी के जरिए ही बातचीत करता है। चिट्ठी के 3 प्रकार होते हैं और चिट्ठी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक चिट्ठी क्या होगा, कार्यालयी चिट्ठी, ठीक है, ऑफिशियल जानेंगे। और दूसरा हो जाएगा सामाजिक चिट्ठी, सोशल। और तीसरा हो जाएगा निजी, एक होगा निजी चिट्ठी, प्राइवेट चिट्ठी। तो चलिए जानेंगे कि आखिर के कार्यालय चिट्ठी किसको बोलेंगे। तो किसी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर या संस्थान के पदाधिकारी को लिखी गई चिट्ठी को बोलते हैं क्या चीज़, कार्यालय चिट्ठी। और सामाजिक में क्या हो जाएगा, तो सामाजिक में जानेंगे कि शादी, विवाह, छठियारी, मरखी और किसी सामाजिक कार्यक्रम, मरखी जान रहे हैं, मरण के समय कार्यक्रम के लिए लिखी गई चिट्ठी सामाजिक चिट्ठी कहलाती है। अब जानेंगे तीसरा निजी चिट्ठी। निजी चिट्ठी क्या होगा, तो यहाँ होगा दोस्त या माँ बाप, बेटा बेटी में होने वाले चिट्ठी पत्री को निजी चिट्ठी कहते हैं। अब इसमें नोट जानेंगे कि खोटा में चिट्ठी लिखने का तौर तरीका हिंदी से ही लिया गया है। पहला है, चिट्ठी के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होंगे, तो चिट्ठी के 4 चरण होंगे। पहला क्या हो जाएगा, संबोधन, संबोधन करना। उसके बाद अभिवादन करना। सी नंबर में होगा विषय की बात। उसके बाद है अभिनिवेदन करना। अब यहाँ संबंधी जानेंगे, संबोधन जानेंगे, अभिवादन जानेंगे और अभिनिवेदन जानेंगे। तो पहला जैसे रहेगा बेटा या बेटी के लिए, तो संबोधन वाला क्या रहेगा, आदर के चीज़। तो आदर के, या तो बाबूजी या तो पूजवर बाबूजी, ऐसे करेंगे। हमारे बाप पर रहेगा तो पूजवर बाबूजी। फिर यहाँ है अभिवादन में गोड़ लागी। फिर है अभिनिवेदन में तोर दुलरुआ, इस तरह हो जाएगा। फिर दूसरा माई बाप के लिए, या तो हम बेटा बेटी के लिए तो हमर बाबू, हमर सुगा, ये हो जाएगा। आपको संबोधन के लिए अभिवादन में आशीष हो जाएगा और अभिनिवेदन में तेर शुभ चाहू, मतलब तोर शुभ चाहू। अब यहाँ हो जाएगा संबंधी में संगी मित्र हो जाएगा, संबोधन में प्रिय संगी, अभिवादन में हिया खला सा जोहार, मतलब कि अपने दिल से जोहार करते हैं, ये हो जाएगा। फिर अभिनिवेदन में तोर अन क्या हो जाएगा, अनछंग नंगा, मतलब तुम्हारा जो है प्यारा जो भी है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर बहन भाई हो गया। तो संबोधन में होता जाएगा दादा, इति है दादा कर दादा, भाई भाई जो भी बोलते हैं वो हो जाएगा। अभिवादन में गोड़ लागी और अभिनिवेदन में क्या होगा, तेर दुल सौता, तोरे दुल सौता, ये होगा। उसके बाद है फिर देखिए भाई बहन वाला में क्या है, दुलरौती बहन, फिर है टासीस, फिर है दुलरौती भाई, दुलारू भाई हो जाएगा। तो है दरखास्त। हम लोग क्या बोलते हैं, खोटा में जो पत्र होता है उसी को पत्र को ही खोटा में क्या बोलते हैं, दरखास्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दरखास्त बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि सेवा, सेवा में हम लोग जो बोलते हैं तो वही है सेवाएं। श्री प्रधानाध्यापक महोदय, बरही स्कूल बरही विषय छुट्टी माफ़ करे खातिर महाशय, तोहर से निवेदन है कि हमर घरे 20, 22, 25, यहाँ देखे 20 से लेकर यहाँ कितना तक है, 20, 22 से लेकर 5वां महीना है 2026 लेल पूजा से। तो आपका यही जैसा लिखना है कि सरैती क्या हुआ है, व्यवस्था हुआ है, उसी का है सरंजाम हवे के चलते हमें क्लास से ना आवे पार लो, मतलब कि पूजा पाठ हो रहा था घर में, इसलिए हम क्लास नहीं आ पाए। और इसलिए सैले तोहर से निवेदन है कि 2 दिनवा छुट्टी के माफ़ कर दिहा। अब है तोहर विश्वासु छात्र, क्या हो जाएगा, मदन, क्लास कौन सा क्लास, 8वां।
कहाँ है तो बरही के में पड़ता है वो स्थान। फिर है अब बापे ठीना वाला, ये तो आप एगो पढ़ लिए कौन वाला, दफ्तर वाला जो था कार्यालय वाला, उसको पढ़ लिए। अब दूसरा जानना है कौन सा बताए थे, दूसरा में सामाजिक चिट्ठी, चिट्ठी वाला में जानेंगे। तो ये बापे ठीन चिट्ठी तो है रांची कॉलेज रांची, ये कब की है, अपना जब भी आगे पीछे डेट अपने आधार पे भी डाल सकते हैं। तो यह 20/12/2025 ऐसी एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। बाबूजी सादर प्रणाम, यहाँ हम कुशल मंगल से ही तोहर कुशलता की कामना करू ही कि तोहरीन भी कुशल मंगल से होबा। चिट्ठी लिखे के खास कारण है कि घर से आइले एक महीना नाई भेला, मतलब एक भी महीना नहीं हुआ। जे पैसा देला हला से सिराई गेलक, रुपया के दरकार है, जल्दी कर 10,000 पैठाई दा। फिर है पावे वाला के नाम पता रहेगा। फिर है मोहन, देखिए मोहन लाल महतो। फिर है तुहर छोटा बेटा झबरा, इस तरह से रहेगा। अब जानेंगे खोठा में जो होगा भावार्थ, वो क्या होता है। खोठा में भावार्थ लेखन, जैसे है खोठा भावार्थ लेखन का अर्थ किसी खोठा कविता, दोहा या गद्य के अंश के मुख्य विचारों और उसके गहरे अर्थ को अपनी सरल भाषा में लिखना, या किसी रचना के सार, यानी सार को ही इंग्लिश में समरी बोलते हैं, और उसके पीछे छिपे संदेश को स्पष्ट करने की कला है। तो खोटा साहित्य में भावार्थ लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। भावार्थ लेखन की प्रक्रिया देखिए किस तरह से होगा। पहला होगा मूल पाठ को समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, खोठा कविता या तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्दों में, जैसे क्या होगा ठेठ खोठा शब्दों या लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ समझेंगे इस तरह से। फिर दूसरा में मुख्य विचार की पहचान करेंगे, रचना का मूल्य उद्देश्य या संदेश क्या है उसे एक तरफ क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर आगे है सरल भाषा में व्याख्या करेंगे, तो कठिन खोठा शब्दों को सरल हिंदी या मानक खोठा में बदलकर लिखें ताकि कोई भी आम पाठक उसे आसानी से समझ सके। क्योंकि देखते हैं कि जो अजीत कुमार झा के ए.के. झा जी का, उन्हीं को बोलते हैं शॉर्टकट में ए.के. झा, उनका कभी लिखा हुआ दुर्व्याय दुर्गति पढ़िएगा तो क्या है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वही यदि आप अपने से सरल भाषा में लिखिएगा तो जो पाठक रहेगा जिसको उतना नॉलेज नहीं रहेगा वो भी क्या करेगा, पढ़ लेगा। और भी अलग लेखक को खोठा में देखिएगा तो वो क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल लिखते हैं। ए.के. झा जी भी लिखे हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन सरल शब्द रहेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ व्यक्तिगत मते से बचना है कि भावार्थ जो होता है हमेशा मूल रचनाकार की सोच पर आधारित होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत मत नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, रचनाकार की सोच पर आधारित होना चाहिए। अब चलिए नीचे दिए हुए है तो दियल गेल गैद खेचा के भाव लिखा। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है गद्य भाग, अब इसका क्या करना है, अपने से इसका भावार्थ को लिखना है, भाव को लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। संकल्प मनुष्य की जिंदगी के कायाकल्प कर दे है, गरीब अमीर बन जाहत, एगो साधारण मनुष्य महापुरुष बन जा है। मने कि मनुष्य आपन संकल्प लेके जिंदगी के कायाकल्प कर दे हजे जिंदगी उलट दे है। मतलब कि संकल्प अच्छी रहेगा तो आप ज़िंदगी में बेटर कर सकिएगा। यदि गरीब है तो आपका संकल्प है कि हाँ हम पढ़ के कुछ करेंगे, तो आपका संकल्प है वो पूरा लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। और यदि कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, वो अच्छा से अपने माँ बाप के ही क्या कर रहा है, उन्हीं के पैसा में क्या रहा उड़ा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो बाद में वो क्या होगा, गरीब भी होने की संभावना हो जाएगा। तो इस जिंदगी सबसे बड़ रहस्य हके मनुष्य के भीतर के गुण है क्या, और ये ज़िंदगी में क्या है, मनुष्य के भीतर का गुण है कि क्या वो करना चाहते, क्या वो बनना चाहते। अपन स्वभाव और शक्ति के होड़ के दोसर काम करे वाला मनुष्य आधा हवे है। इसीलिए दुनिया के सफल व्यक्ति के जिंदगी एक ही कहली है कि महान प्रसिद्ध व्यक्ति के शक्ति हुआ है कि जिंदगी के सामने वाला के चिन्ह ले है, मने समझ के जान ले है। मतलब कि आप लोग जैसे ही महान कोई क्रांतिकारी हैं उनका जीवनी पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप लोग को समझ में आता है कि किस प्रकार से पहले वो नॉर्मल फैमिली थे, बाद में वो अपना संकल्प से वो आगे बढ़े और फिर एक दिन सफल आदमी बन गए। तो यहाँ पे अब चलिए इसका देखिए किस तरह भावार्थ नीचे को लिखा गया। भावार्थ
कि कोनो काम करे खातिर संकल्प करे के आया दरकार भई जाहे। ई संकल्प जिंदगी के कठिन से कठिन कार्य कर सरल भई जाहे। और इकरे चलते गुरखिया साधु संत बन जाए। गुरखिया क्या होता है? साधु संत बन जाहत, भिखारी करोड़पति बन जाहत। जे मनुष्य ई गुण चिन्ह ले है ऊ जिंदगी के डहरे जरूर सफल भय जाए। तो देखिए उतना हम लोग ऊपर में जो ये पढ़े हुए थे इतना लिखा हुआ, इसका देखिए शॉर्टकट में भाव अर्थ जो था इसका ए निकला। तो इस तरह रहेगा। अब है अनुवाद का शाब्दिक अर्थ। तो किसी बात को किसी भी दूसरी भाषा में व्यक्त करना या दोहराना, यही अनुवाद कहलाता है। तो विस्तृत रूप से एक भाषा यानी कि जो श्रोता रहेगा, जो सुनने वाला रहेगा, में व्यक्त किए गए विचारों, भावों अर्थ को बिना बदले दूसरी भाषा यानी लक्ष्य की भाषा में इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि मूल्य संदेश और उसका भाव ज्यों ही का त्यों ही बना रहे, अनुवाद कहलाता है। मतलब अनुवाद में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो अर्थ निकल रहा है वही चीज़ दूसरे में चेंज करने, दूसरे भाषा में चेंज करने पर वही चीज़ निकलना चाहिए। तो चलिए जानेंगे अनुवाद के मुख्य बिंदु। स्रोत जो है, स्रोत भाषा जो है वह भाषा जिसमें मूल्य सामग्री लिखी या बोली गई हो। लक्ष्य भाषा क्या हो जाएगा कि वह भाषा जिसमें मूल्य सामग्री को बदला या अनुवादित किया जा रहा है। फिर है भाव और अर्थ की प्रधानता होता है। अनुवाद में केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि मूल संदेश की भावना और लहजे को टोन बोलते हैं, का भी सटीक स्थानांतरण भी आवश्यक होता है। अब अनुवाद जानेंगे कि दिए गए हिंदी गद्यांश का खोटा अनुवाद करे। सच कहा गया है कि विपत्ति आती है तब बार बार आती है। यह बात यह भी हुई है कि कॉलेज के करने के 3 साल बाद झबरू के पिता का अचानक देहांत हो गया और सूर्य की तरह बाप बेटा को बिना पुलिस वर्दी में देखे ही डूब गया। अब देखिए यहाँ अनुवाद इसको करेंगे तो खोटा में अनुवाद क्या हो जाएगा? सच कहल गेल है कि विपत्ति जखन आवे है तब खने खने आवे है। ई बात यूँ भैलक की कॉलेज करल के 3 बच्छर बादे ही बिहारी के बाप झबरू जो है अचके मतलब अचानक सिराय गेला मतलब मर गया। और सूरज लखे बाप जो है बेटा बिना पुलिस वर्दी देख ले क्या हुआ? डूब गया। मतलब कि जो बाप था वो अपना बेटा को बिना पुलिस के वर्दी देखे हुए क्या हो गया? इस दुनिया से चल बच्चा डूब गया। अब अनुवाद 2 को देखेंगे। देखिए इस तरह से आइडिया आप लोग का लग रहा होगा कि कैसे रहेगा। तो अनुवाद 2 में क्या है कि तेज धूप उस पर ही जेठ की गर्मी लहर, कौन माई के लाल जो घर से बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ है एक माई के लाल भाभी का बेटा टुकना जो ऐसे समय में भी आम तोड़ने के लिए भी आम बगीचे में खड़ा है। धन्य है माँ का ऐसा लाल। अब देखिए इसका खोटा अनुवाद क्या हो जाएगा कि टहटा रौद तकरों पर जेठ के कुल क्या हो जाएगा? लुक लहरी, कौन माई के लाल जे है घर से बहराए निकल मगुर। हाँ एक लाल भौजी कर बेटा टुकना है जो यहो बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा ले ठाड़ है। और धन्य है माई के ऐसन लाल। इस तरह से अनुवाद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा अनुवाद क्या बोलता है, इसे समझ में आ रहा होगा। तीसरा में है कि हियाँ पढ़ते रुपए हिंदी गद्यांश को खोटा अनुवाद देल जाई रहल है। अब जानेंगे कि हमारे चारों ओर की प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है, यह महसूस होता है कि वही पर्यावरण है। प्राकृतिक और मानव का चिंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों है, भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। जैसे संस्कृत में भी पढ़े होंगे, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा 5 तत्व मिली बनी है अधम शरीरिया। तो यही सब होता है, क्षितिज, जल, पावक, भूमि, ये सब होता है, वायु, जल, अग्नि, आकाश। उसमें भी वो संस्कृत के श्लोक में भी है। तो इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनके एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है। प्रदूषण की समस्या एक बड़ी समस्या है। यह समस्या विज्ञान की देन है। बढ़ते हुए उद्योग धंधे से यह पनपी है। जब तक शहर नहीं बने हैं प्रदूषण
जब तक शहर नहीं बने थे प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। प्राकृतिक में संतुलन बना हुआ था, वायु और जल शुद्ध थे, धरती उपजाऊ थी। तो आप चलिए खोटा में अनुवाद किस तरह से होता है तो देखिए, हमनी के चारों बाटे प्रकृति जे गोटा रूप दिखाई देले हला, ई महसूस होवा हला कि वह पर्यावरण है और प्रकृति और मानवी कर अटूट रिश्ता है। कहल जाए कि मानव प्रकृति 5 खास तत्व है। कौन है? भूये, भूयों का भूमि बोला गया, भूये हवा, पानी, आग और आसमान से बनल है। एहेले तत्व के आपसी संतुलन एखनी के एक दोसर कर जरूरत से बनल वातावरण के हमनी पर्यावरण के रूपे जाने पारे ही। पर्यावरण के बेड़ाई के मतलब अशुद्ध होवे के टाई प्रदूषण है और प्रदूषण की समझ आई के सोबले बोर्ड समस्या है। इस समस्या विज्ञानी के देन लागे और बढ़त कल कारखाना से पनपल है। जखन तक शहर नाई बनल रहे, प्रदूषण के नामो निशान नाई रहे, प्राकृतिक संतुलन बनल रहे, हवा और पानी शुद्ध रहे और धरती उपजाऊ रहे। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर था वो एंड हो गया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।